तो देखिए आज हम पढ़ेंगे अपरमेय संख्या। इससे पहले परमेय संख्या पढ़ चुके हैं और उस पर जो एक्सरसाइज बेस्ड था वो भी कर चुके हैं, पहला प्रश्नावली हो गया। और ये पढ़ेंगे अपरमेय संख्या और फिर वास्तविक संख्या और फिर इसी पर अगली एक्सरसाइज है तो उसको भी करेंगे, ठीक है। तो देखिए अपरमेय संख्या क्या होती है। परमेय संख्या क्या होती है? जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? परमेय संख्या। और जिसे ना लिखा जा सके अपरमेय संख्या। जिसे बटे के रूप में ना लिखा जा सकता हो उसे क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं कि वह संख्याएं जो P बटा Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है उन्हें अपरमेय संख्याएं कहते हैं। जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है ना, पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल 0, ठीक है। कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं? तो अंडर रूट वाली जितनी भी ऐसी संख्याएं हैं जिनका वर्गमूल पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे अंडर रूट 2। अब इसका जब वर्गमूल निकालोगे तो ये कैसे आएगा? दशमलव में आएगा। भाग विधि से वर्गमूल निकाल सकते हो, दशमलव में आता है ना। अच्छा, अंडर रूट 3 ये भी अपरमेय संख्या है। अंडर रूट 5, अब हमने 4 छोड़ दिया। देखो अगर अंडर रूट 4 लिखा हुआ है तो बताओ 4 का वर्गमूल निकलेगा या नहीं निकलेगा? कितना आएगा? 2 आ जाएगा। पूर्ण वर्ग है ना, 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है ना, क्योंकि इसका जो वर्गमूल है वो 2 पूर्णांक है, तो 4 एक पूर्ण वर्ग है। वर्गमूल तो 5 का भी निकलेगा लेकिन दशमलव में आएगा, और जब दशमलव में आएगा तो वो कभी खत्म नहीं होगा दशमलव के बाद, और ना ही रिपीट होगा, आता रहेगा आता रहेगा। तो ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद खत्म नहीं होती हैं और रिपीट भी नहीं होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत हो और अनावर्ती हो, मतलब दशमलव के बाद ना खत्म हो और ना ही रिपीट हो, तो उन्हें क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या। और जो दशमलव के बाद खत्म हो जाए या रिपीट हो, दशमलव के बाद कोई संख्याओं का समूह रिपीट हो तो उसे परमेय कहा जाता है। लेकिन अगर ना रिपीट हो, अपरमेय। अभी उसका भी एग्जाम्पल लेते हैं। तो अंडर रूट 4 बताओ है अपरमेय या नहीं है? नहीं है ना। अंडर रूट 9 वर्गमूल निकल आएगा ना इसका, सीधा सीधा 3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक संख्या जो अंडर रूट में लिखी हुई है वो जरूरी नहीं है कि अपरमेय। अच्छा, अंडर रूट 1 परमेय है या अपरमेय? क्यों अपरमेय है? 1 का वर्गमूल 1 नहीं होता है, ये तो अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा इसे ना, 1 आ जाएगा, तो काहे अपरमेय? हाँ, क्यों परमेय? ये तो परमेय है ना, समझे बात को? अब बताओ, पता कर लोगे अंडर रूट देख करके कि कौन परमेय है कौन अपरमेय? हाँ। इसके बाद पाई, इससे पहले कहीं पाई मिला है? कहाँ मिला था? 8वें। अच्छा, पाई का मान 22/7 होता है, तो ये तो P बटा Q के रूप में बटा के रूप में लिखा रहा था, तब फिर क्यों परमेय है, क्यों अपरमेय है? पाई का मान जहाँ कहीं गणित में देखा होगा पीछे, जब वो आप लोगों को जो है बेलन गोला शंकु उसका जब क्षेत्रफल आया होगा निकालने के लिए तो वहाँ पाई मिला होगा, और वृत्त पढ़ाए हैं तब भी पाई मिला होगा। तो 22/7 लेते हैं ना मान, तो बटे में रहता ही है, तब फिर क्यों कह रहे हैं कि अपरमेय है? तो वो जो मान होता है 22/7 वो लगभग मान होता है। कितना होता है? वो लगभग में होता है, क्योंकि अगर हम कैलकुलेशन में अपरमेय संख्या ले लेंगे जो दशमलव के बाद खत्म ही नहीं हो रहा है, तो जहां भी गुणा भाग करेंगे
हर जगह अपरमेय ही आता रहेगा, तो इसलिए वो पाई का सन्निकट मान है लगभग। ठीक है, 22/7, ताकि हम कैलकुलेशन में उसका यूज कर सके और उससे आसानी से हल कर सके क्वेश्चनों को। समझे ना बात को? पाई का जो वास्तविक मान होता है वो एक अपरमेय संख्या होता है। पाई आता कहाँ से है? पाई कहाँ से आता है? देखो, वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। तो परिधि को अगर ये 2r इसके नीचे ले आओ, भाग दे दें किससे? 2r से, तो क्या आ जाता है? पाई। कोई एक वृत्त बनाओ, ठीक है, और वृत्त की ये क्या कहलाएगी? परिधि। यही तो, ये जो रेखा है इसी को तो परिधि कहते हैं। तो वृत्त की परिधि को उसके व्यास से, 2r का मतलब व्यास, r इतना r दोनों तरफ जुड़ के क्या हो गया? 2r। और 2r को क्या कहते हैं? व्यास। मतलब व्यास त्रिज्या का डबल होता है, तो ये 2r का मतलब त्रिज्या का डबल। तो किसी भी वृत्त के परिधि को अगर उसके व्यास से भाग दिया जाएगा तो जो संख्या आएगी वही क्या है? पाई है। और भाग देने पर ये जो संख्या आती है या दशमलव में आती है, और दशमलव के बाद ना रिपीट होती है और ना खत्म होती है, लेकिन उसका जो सन्निकट लगभग मान है वो 22/7 या दशमलव में 3.14, जो हम सवालों में यूज करते हैं हल करने के लिए। समझे बात को? तो ये होता है पाई। किसी भी अगर आपको कोई भी वृत्त बनाना है या कोई भी पहिया बनाना है जो एकदम से गोल हो, तो ये जरूरी है कि जब आप उसके परिधि को उसके व्यास से भाग दें तो उसका मान कितना आना चाहिए? पाई मतलब 22/7, इसके लगभग, वही अपरमेय संख्या। समझे? तो वो सही होगा। तो कुछ समझ में आया? पाई याद रखना, पाई क्या है? अपरमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरमेय संख्या है। इसके बाद पाई हो गया, और यहाँ पर लिख सकते हैं आप दशमलव वाली संख्या, अंडर रूट वाली संख्याएं हो गई, पाई हो गया, और इसके अलावा दशमलव वाली, जैसे ये 1.10100100001, ऐसे। देखो, दशमलव के बाद संख्याओं का कोई एक पैटर्न या कोई एक समूह ऐसा है जो रिपीट हो रहा है? नहीं। अब आप लोग ये देख के कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि अच्छा एक के बाद एक जीरो, फिर एक के बाद 2 जीरो, फिर एक के बाद 3 जीरो, ऐसे एक के बाद 4 जीरो। नहीं, कोई जरूरी नहीं 4 जीरो आए, कुछ और भी आ सकता है। रिपीट होने का मतलब ये कि 1.3333 ऐसे आ रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, या 1 पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर आ गया 252525, ये रिपीट हो रहा है, या आ गया 1.310 ये रिपीट माना जाएगा। ये नहीं माना जाएगा कि ये तो 10 है, फिर ये 100 है, फिर 1000 है, ये तो अलग अलग होता जा रहा है ना, तो ये रिपीट नहीं हो रहा है, हर बार बदलता जा रहा है। समझे? कोई मतलब संख्याएं वही आएंगी घूम फिर करके, लेकिन उसका कोई पैटर्न नहीं होगा, ये इस तरीके से रिपीट नहीं होगा। तो इसे क्या कहेंगे? अपरमेय संख्या। तो अपरमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत होता है और अनावर्ती होता है। अशांत का मतलब जो खत्म ना हुए, और अनावर्ती का मतलब जो रिपीट ना हो। इतनी बात समझ में आ गई? अपरमेय संख्या सबको समझ में आ गया क्या होता है? अब आगे बढ़ जाएं। अच्छा, इसके बाद अब हम जानेंगे वास्तविक संख्याएं। देखिए, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? इससे पहले आप लोगों ने जितनी संख्याएं पढ़ी हैं वो सब क्या है? वास्तविक संख्याएं। इससे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा? इससे पहले क्या पढ़ा? एक तो पढ़ा प्राकृतिक संख्या, 1 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3, यही तो था। उसके बाद पढ़ा पूर्ण संख्या, 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3। फिर उसके बाद पढ़ा पूर्णांक, 0 1 2 3, -1 भी, -1 2 -3, ये भी माइनस वाले भी आ गए। इसके बाद में क्या पढ़ा? परमेय संख्या पढ़ा। इसमें 0 भी था, 1 भी था, और -3 भी था, और 5/2, इस तरीके से बटे वाली संख्या भी आ गई। तो ये क्या हो गया? परिमेय। और इसके बाद, अच्छा एक मिनट सुनो, अभी सुनो, ये जब हमने प्राकृतिक पढ़ा, फिर उसके बाद पूर्ण संख्या पढ़ा, और फिर उसके बाद पूर्णांक पढ़ा, उसके बाद परमेय पढ़ा, तो बताओ परमेय में ऊपर की तीनों संख्याएं शामिल हैं या नहीं है? है ना? ये जितनी भी प्राकृतिक संख्या है, जितनी भी पूर्ण संख्या है, जितने भी पूर्णांक है, वो सब परमेय संख्या भी हैं। और ये परमेय संख्या में जो बटे वाला है ये भी परमेय संख्या है। अच्छा, इसके अलावा
अभी आप लोगों ने ये पढ़ा अपरमेय। अपरमेय में कौन सा आ गया? √2 आ गया, पाई आ गया, या 1 पॉइंट जो रिपीट नहीं होता है, ठीक है, जो रिपीट नहीं होता है। अब दशमलव में लिखना पड़ेगा 1.3003003000, ठीक है, इस तरीके से। तो ऊपर जितनी संख्याएं पढ़ी हैं वो सब परमेय संख्या में आती हैं, और नीचे ये अपरमेय अलग है। अपरमेय में परमेय तक की जितनी भी संख्याएं हैं वो मैच नहीं करती हैं, अपरमेय एकदम से अलग है। तो जब आप परमेय और अपरमेय संख्याओं का जो समूह है इसे मिला लेते हैं, परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह को जब आप मिलाकर एक नया समूह तैयार करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्याएं। मतलब ये कि वास्तविक संख्याओं में सभी परमेय संख्याएं भी होती हैं और सभी अपरमेय संख्याएं भी होती हैं। अब जब हमने कहा कि वास्तविक संख्याओं में सभी परमेय संख्याएं होती हैं तो सभी प्राकृतिक संख्याएं भी होती हैं या नहीं होती हैं? होती हैं। क्यों? क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या परमेय संख्या है। सभी पूर्ण संख्या भी वास्तविक होती है या नहीं होती है? होती है, क्योंकि सभी पूर्ण संख्या भी परमेय संख्या है। सभी पूर्णांक भी वास्तविक होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। तो ये कहने का मतलब कि परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह को मिला करके जो संख्या तैयार होती समूह, उसे वास्तविक कहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें परमेय और अपरमेय आप ये जोड़ लीजिए और फिर ये सोचिए कि नहीं इसमें जो है प्राकृतिक संख्या नहीं आएगी, इसमें पूर्ण संख्या, ये सब तो परमेय संख्या ही है। तो अभी तक जितनी संख्याएं आप लोगों ने ऊपर पढ़ी है वो सब क्या है? वो सब क्या है? वास्तविक संख्याएं। सब क्या है? जितनी भी संख्याएं आप लोग पढ़ेंगे यहां से लेकर के 10 तक, वो सब क्या होंगी? वास्तविक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं आपको 11 में मिलेंगी पढ़ने के लिए, ठीक है। 10 तक आप लोगों को वास्तविक संख्या ही पढ़ना है, समझ गए? तो अब लिख दें क्या होता है ये, तो लिखो परमेय संख्याओं और अपरमेय संख्याओं के सम्मिलित समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परमेय संख्याओं और अपरमेय संख्याओं के सम्मिलित समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। मतलब ये कि इसमें आप कोई भी नंबर लिख लीजिए, 0, -1, ठीक है, 2, इसके बाद में -5/3, √2, 1.2, 1.333, उसके बाद में 1.01, 001, 0001। देखो यहाँ पर हमने सारा लिख दिया। अच्छा, पाई भी इसमें लिख सकते हैं आप। देखो ये 0 है, उसके बाद ये -1 है, ठीक, ये 2 लिखा हुआ है, ये -5/3 लिखा हुआ है, बटे में आ गया, √ वाला हो गया, दशमलव हो गया। जितनी भी संख्या आप लोग पढ़ेंगे वो सब क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। तो इनके सम्मिलित समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसे आप लोग इतना नोट करिए, फिर उसके बाद में इसका जो NCERT का उदाहरण नंबर 3 है वो आप लोगों को समझाएंगे। देखिए उदाहरण नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है कि संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण कीजिए। अर्थात संख्या रेखा पर हमें √2 को निरूपित करना है, दर्शाना है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। ये संख्या रेखा है, यहाँ बीच में लिख दीजिए 0, और 0 के इधर 1, और फिर इसके बाद 2, इधर -1, ठीक। इतनी बात तो सबको समझ में आती है। संख्या रेखा पर इस तरीके से हम पूर्णांक को दर्शाते हैं। अच्छा, संख्या रेखा एक वास्तविक संख्या रेखा होती है, इस पर भी हम आधा
कोई भी संख्या दर्शा सकते हैं। इसका अलग अलग बिंदु अलग अलग संख्या को प्रदर्शित करता है। हमें दर्शाना है कितना, √2। देखिए सबसे पहला काम आप लोगों को करना है कि एक लाइन खींचना है इस तरीके से जैसे मैंने खींचा। फिर आपको क्या करना है कि यहाँ 0 से लेकर के यहाँ तक आप लोग पटरी की सहायता से 1 सेंटीमीटर नाप लीजिए। 1 सेंटीमीटर थोड़ा छोटा दूरी होता है। अभी आगे प्रकार की भी घुमाने की ज़रूरत पड़ेगी तो हो सकता है प्रकार ना घूमे, तो 1 के बजाय कितना नाप लोगे, 1.5 या 2 सेंटीमीटर नाप लो। कितना नाप लो, 2 सेंटीमीटर नाप लो। 0 के बाद कितना, 2 सेंटीमीटर। चलो मान लो कितना नाप लो, 2 सेंटीमीटर। 0 के बाद 2 सेंटीमीटर। लेकिन उसे आप मानेंगे क्या, एक ही मानेंगे। भले ही आपने दूरी 2 सेंटीमीटर नापी हो लेकिन उसे क्या मानेंगे, एक। अच्छा, फिर उसके बाद 4 सेंटीमीटर पर क्या मान लेंगे, 2। फिर उसके बाद 6 सेंटीमीटर पर 3। अब समझ में आया। थोड़ी बीच की दूरी ज़्यादा हो जाए इसलिए 2 सेंटीमीटर कह रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर छोटा रहेगा। समझ में आई बात। अच्छा, फिर उसके बाद में ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है आपकी वो कितनी है, 1 है। कितनी है, 1 है। पटरी से जब नापोगे तो 2 सेंटीमीटर रहेगा, लेकिन उसे आप लिखोगे कितना, 1 लिखोगे। समझ में आई बात। अच्छा, अब जितनी दूरी आपने यहाँ पर नापा है 2 सेंटीमीटर जो आपने माना है, या 1.5 सेंटीमीटर, ठीक, उतनी ही लंबाई का यहाँ पर एक रेखा खींचना है। और रेखा इस तरीके से खींचना है कि इसके साथ 90 डिग्री का, ये जो रेखा आप लोगों ने खींच रखी थी इसके साथ कितने डिग्री का कोण बने, 90 डिग्री का कोण बने। समझ पा रहे हो जो मैं कह रहा हूँ। यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनना चाहिए, 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। और ये कैसे बना पाओगे, चांदा से बना पाओगे। किससे बना पाओगे, चांदा से बना पाओगे। समझ रहे हो ना बात को। यहाँ पर चांदा रखो, 90 डिग्री का कोण यहाँ पर सेट करो और फिर उसके बाद में ऊपर निशान लगाओ। और देखो सबसे पहले चांदा है सबके पास है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चांदा है किसी के पास, दो मुझे चांदा 1 मिनट के लिए। देखो जब ये लाइन खींच लो तो उसके बाद क्या करना है, ये चांदा यहाँ पर ऐसे सेट कर लेना, ठीक है ना। ये नीचे वाली लाइन इस नीचे वाली पर फिट हो जानी चाहिए। और उसके बाद में ये जो चांदा है जब इसे सीधा देखोगे तो ऊपर ये 90 डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री का जो कोण है यहाँ पर आप क्या करेंगे, निशान लगा लेंगे। 90 डिग्री के कोण के सामने यहाँ पर निशान लगा लेंगे। ये 90 डिग्री का कोण है। अब ये निशान लगा लिया। अच्छा देखो हमारा भी कोण थोड़ा सा छोटा है तो इसको हम और सीधा कर दे रहे हैं। ये 90 डिग्री का कोण बन गया। अच्छा, जब ये 90 डिग्री का कोण बन जाए तो हमें इसकी लंबाई कितनी लेनी है, 2 सेंटीमीटर ना। तो चाहे 2 सेंटीमीटर आप यहाँ से 0 से स्टार्ट करके 2 सेंटीमीटर नाप लीजिए, और नहीं तो प्रकार से भी, जो लंगड़ा प्रकार होता है उससे भी चाप लगा सकते हैं। आसान यही है कि आप पटरी यहाँ उठाइए, जब ये 90 डिग्री का कोण बन जाए तो 90 डिग्री का कोण बनने के बाद में पटरी 0 यहाँ रखिए और 2 सेंटीमीटर जहाँ भी पूरा होता हो, मान लीजिए ये ऐसी लंबी लाइन बन जाएगी, ऊपर तक चली जाएगी। लेकिन मान लीजिए यहाँ से लेकर के 2 सेंटीमीटर यहीं पूरा हो गया है ना, तो यहाँ आप ऐसे निशान लगा लीजिए। और यहाँ निशान लगाने के बाद में पटरी की सहायता से इसको यहाँ से मिला दीजिए। ऐसे मिलेगा ना। अच्छा, अब बताओ, ये तो आपका 0 था तो इसको क्या मान लें, O मान लें। ये O है, इसको क्या मान लें, A मान लें, और इसको B मान लें। कुछ नाम तो देना पड़ेगा। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1 मानना क्या है, 1। और ये कितना है, जितना यहाँ से यहाँ तक की दूरी है उतना ही यहाँ से, दोनों बराबर होना चाहिए, छोटे बड़ा नहीं होना चाहिए। इतना करने के बाद में जब ये बना तो बताओ ये एक समकोण त्रिभुज है या नहीं है, समकोण त्रिभुज है ना।
अच्छा, तो अब यहां पर लिखो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर प्लस, यही तो होता है। अच्छा चलो एक बार मैं समझा दे रहा हूं जिसको नहीं पता है। ये मान लो एक त्रिभुज है और इसमें एक 90 डिग्री का कोण है, ये वाला। तो जिस भी त्रिभुज में एक 90 डिग्री का कोण होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस भी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो जाए उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और जब कोई समकोण त्रिभुज आपके पास है तो उस पर आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय हमसे क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय हमसे कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण कौन सा होता है? जो भी कोण 90 डिग्री का बना है उसके सामने जो भी भुजा है उसी को क्या कहते हैं? कर्ण। देखो ये 90 डिग्री का कोण था, इसके सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। और बाकी दो भुजाओं में से एक को लंब कह देते हैं और एक को आधार कह देते हैं। तो पाइथागोरस ने हमें बताया कि जो कर्ण का वर्ग होता है, जब कर्ण का आप वर्ग करेंगे तो ये बराबर होगा किसके? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। समझ में आया? इनके बताने का मतलब ये था कि अगर आप कर्ण पर ये जो कर्ण की लंबाई है, ये जो कर्ण की लंबाई है, इसी लंबाई की भुजा का एक वर्ग बना दें यहाँ पर कर्ण पर और उसका क्षेत्रफल निकालें। और ये जो आधार है, ये आधार की लंबाई वाली भुजा का एक वर्ग यहाँ बना दें, इसका क्षेत्रफल निकालें। फिर ये जो लंब है इसकी लंबाई के भुजा का एक वर्ग बना के इसका क्षेत्रफल निकालें। तो यहाँ पर जो वर्ग बनेगा और यहाँ पर जो वर्ग बनेगा उनका क्षेत्रफल कर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, वो अलग बात है। आप लोगों को समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो ये फार्मूला याद रखिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखो ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है? है। ये 90 डिग्री का कोण है तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण और बाकी इन दोनों में से एक लंब और एक आधार। तो हमने यहाँ पर फार्मूला लिख रखा है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, तो कर्ण यहाँ पर क्या है? ओ बी है। और लंब बताओ। लंब एक किसको माने? लंब। चलो एक बार और लिख देते हैं। लंब जैसे मान लो ये है ए बी और आधार ओ ए, लेकिन दोनों का मान एक ही तो है, तो एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर, तो एक एक कम एक, एक एक कम एक, एक जुड़ के दुई। तो ओ बी का स्क्वायर कितने के बराबर है? दुई के। तो ओ बी पर से जब स्क्वायर हटेगा यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा? √2। तो ओ बी बराबर कितना आ गया? √2। तो इसका मान कितना हुआ? √2। तो कर्ण का मान आ गया √2। लेकिन हमें √2 ही दर्शाना था। कहाँ दर्शाना था? संख्या रेखा पर दर्शाना था ना, संख्या रेखा पर दर्शाना था। लेकिन ये तो कर्ण आया, ये तो संख्या रेखा पर नहीं है। अब इतना करने के बाद में जब ये √2 आ जाएगा तो इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है? प्रकार लेना है। और प्रकार ले करके उसमें आपको दूरी खोलना है। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर के b तक, यहाँ तक। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? √2। तो यहाँ से ले करके यहाँ तक की आप लोगों को क्या कर लेना है? दूरी खोल लेना है प्रकार में। प्रकार का जो नुकीला वाला हिस्सा है लोहे वाला उसे यहाँ रखो और पेंसिल यहाँ तक पहुँचाओ तो दूरी खुल गई इतनी। और खुलने के बाद में ये प्रकार का नोक यहीं पर रखे रहो और इतना खोलने के बाद में ये प्रकार को ऐसे घुमा दो। तो प्रकार को ऐसे घुमाओगे तो यहाँ कहीं आकर के काटेगा, ऐसे तो काटेगा आकर के। इस नीचे वाली रेखा को ऐसे आकर के ये कट करेगा यहाँ पर। और जहाँ पर भी ये कट कर रहा है, ठीक, उसका नाम कुछ दे दीजिए। मान लो इसका नाम क्या दे दिया हमने? P। तो OP बराबर कितना हो गया? OP बराबर कितना हो गया? OP बराबर कितना हो गया? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है?
तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्रकार से घुमा रहे हो तो त्रिज्या होगी ना, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, और एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती हैं। तो अगर ये √2 है तो ये भी, तो OP बराबर √2, यही तो आपको दर्शाना था, OP बराबर √2। तो इस तरीके से ये संख्या रेखा पर √2 को आप लोग दर्शा सकते हैं। समझ में आया? चलिए इसे बनाइए, ठीक, और जहाँ कहीं दिक्कत हो हमसे पूछ लीजिएगा, नोट करिए।